Okay, the first point in the timeline was Muhammad bin Qasim. ये क्या है इरा? 1712. The next point in the timeline was War of Plassey 1757. Then we have, ये आप लोग साथ साथ रिवाइज कीजिए जो मेरे साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं. War of War Independence of Independence 1857. Urdu Hindi controversy 1863 to 60. 1867. ठीक है. Okay. Then we have establishment of All India Congress 1885. Then we have partition of Bengal 1905. जी यहाँ तक हमने किया था पार्टीशन ऑफ बंगाल तक. Yes, sir. ठीक है. ये सब जो पॉइंट्स मैंने आपको लिखे हैं सब एक नंबर के लिए आपके एग्जाम में आएंगे, एक नंबर से ज्यादा के लिए बिल्कुल भी नहीं आएंगे. When we discuss the Muhammad bin Qasim, I would just ask a question that when Muhammad bin Qasim invaded in subcontinent, so simply you will say 1712. So regarding War of Plassey, I would ask when War of Plassey was fought between the people of the subcontinent and the English ruler, so you can say 1757. इसी तरह War of Independence है, उर्दू हिंदी controversy है. And then when All India Congress was established, so you can say 1885. And who established this All India Congress? You will see A.O. Hume. And then so far partition of Bengal, तो आप कहेंगे 1905. तो ये एक नंबर के लिए ही आएंगे, आपके पास एक नंबर से ज्यादा के लिए ये क्वेश्चन नहीं आएंगे आपके पास एग्जाम के अंदर, सिर्फ एक नंबर के लिए आएंगे. तो आपने इसी तरह ही उनको वन लाइनर आंसर करना है एक नंबर के लिए ही. इसके पीछे जितनी मैंने आपको स्टोरी सुनाई थी दैट वाज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, नॉट फॉर द एग्जाम्स. वो एग्जाम में नहीं आएंगी. ओके जी, नेक्स्ट हमारा हम टॉपिक देख रहे हैं जी पार्टीशन ऑफ बंगाल. जी पार्टीशन ऑफ बंगाल के हवाले से लास्ट लेक्चर में मैं आपको बात कर रहा था कि इट वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ द मेकिंग ऑफ पाकिस्तान. व्हाई आई वाज सेइंग दैट, आई सजेस्टेड यू गाइस कि आप लोग खुद से ही जरा देख के आइएगा कि व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल इन पाकिस्तान हिस्ट्री, why it is considered as so huge and the first incident in the base in the creation of Pakistan. तो क्यों this was the so huge incident, क्यों इतना important incident है, तो इसको जरा देखिएगा. तो किसी ने कुछ इसको चेक किए, देखा है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल क्या चीज है? सर क्योंकि जब बंगाल की पार्टीशन हुई थी तो मतलब मुस्लिम्स और हिंदूज का हो गया था कि वो अलग हो गए थे. मतलब दो सूबे बने थे, उसके दो पार्ट्स हुए थे, तो एक साइड पे मुस्लिम ज्यादा थे, एक साइड पे हिंदू ज्यादा थे. आई थिंक सो. बिल्कुल ठीक है, ठीक है, आप सही कह रही हैं. इसके बाद इसके अलावा और कुछ आप डिस्कस करना चाहें जी? साद बिन हुसैन है हमारे साथ. जी साद. सर इट वाज द बेस्ट थिंग दे कुड डू डिवाइड एंड रूल के हवाले से, क्योंकि जितना भी तनाज़ा था हिंदू मुस्लिम के अंदर, फिर भी जो बंगाल वाला एरिया था सर, ये एक यूनाइटेड जगह थी जिसको अलग करना एक मेन एम था इनका. किनका? जिसमें जो कांग्रेस के समझ लें कि लीडर्स हैं. नहीं देखिए, कांग्रेस के इख्तियार में तो कुछ, everything was lying under the hands of the rulers, the British rulers. Congress was nothing. ब्रिटिश राज जो था जी ब्रिटिश राज. चलें, आपने थोड़ी सी उल्टी बात कर दी है. आपने ये कहा है कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को फॉलो किया था ब्रिटिश रूलर्स ने कि इनको तकसीम करो और इनके ऊपर हुकूमत करो, ऐसी है? जी जी देखिए, बरतानिया कभी भी तकसीम नहीं किया उसने सब कॉन्टिनेंट को टिल सेकेंड वर्ल्ड वॉर. जब तक उनका आखिरी कोशिश यही थी कि ये अनडिवाइडेड अनडिस्प्यूटेड हुकूमत रहे और ये खिता अनडिवाइडेड रहे अंडर द हैंड्स ऑफ द ब्रिटिश रूलर्स.
लेकिन वो स्टोरी हम आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे कि व्हाई मुस्लिम स्टार्टेड आस्किंग फॉर द डिवीजन। लेकिन यहाँ जब बात जो मैं आपको बताता हूँ पार्टीशन ऑफ बंगाल की, एक्चुअली व्हाट डिड हैपन देयर, हुआ ये वहां पर कि जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया कि इफ दिस इज द बंगाल, one of the largest provinces of subcontinent. I repeat it, one of the largest provinces of subcontinent at that time. बर्रे सगीर सबकॉन्टिनेंट का ये एक बड़े सूबों में से एक सबसे बड़ा सूबा था, जिसकी डेमोग्राफी ऐसी थी, इसकी कुछ हैयत ऐसी थी, इसकी कुछ शक्ल ऐसी थी कि इसके दो पार्ट बन जाते थे। एक इसका पार्ट बनता था ईस्टर्न बंगाल, मशरकी बंगाल, ईस्टर्न बंगाल, और दूसरा हिस्सा बनता था वेस्टर्न बंगाल या मगरबी बंगाल। जो ईस्टर्न बंगाल था दैट वाज मुस्लिम मेजोरिटी, जो मैंने इस तरह थोड़ा सा इसको फिल अप करने की कोशिश की है। दिस वाज द मुस्लिम मेजोरिटी एरिया, ये मुसलमानों की तादाद इसके अंदर ज्यादा थी। और ये जो मैं स्ट्रेट लाइंस के साथ बनाने की कोशिश कर रहा हूं दैट वाज हिंदू मेजोरिटी एरिया। So the difference between the Eastern Bengal and Western Bengal can be seen very easily, which is the Hindu majority area and the Muslim majority area. अब जो इसके अंदर चीज अहम डिस्कस करने वाली है वो ये है भाई कि द ईस्टर्न बंगाल जो आपको नजर आ रहा है दैट वाज द पुअर एरिया, दैट वाज अंडर डेवलप्ड, दैट वाज अंडर प्रिविलेज, सिविक फैसिलिटीज नहीं थी वहां पर, बहुत कम थी एज कंपेयर टू द वेस्टर्न बंगाल विच वाज द हिंदू मेजोरिटी, विच वाज द हिंदू मेजोरिटी। इसको आप आज की सिचुएशन पर अगर आप मैप कीजिए, इसको आप मैप करने की कोशिश करें तो मैं आपको ऐसे बताऊंगा जिस तरह पंजाब है, तो पंजाब को आप 2 या 3 हिस्सों में डिवाइड कीजिए। द फर्स्ट वन इज द नॉर्दर्न पंजाब, द सेकंड वन इज द सेंट्रल पंजाब एंड द थर्ड वन इज द साउथ पंजाब। अब नॉर्थ पंजाब का जो इलाका आता है उसको अगर मैं रेट करता हूं कि इस्लामाबाद से आप स्टार्ट कीजिए और लाहौर तक आ जाइए, इसके दरमियान में जितने इलाके आते हैं, लाहौर आता है, रावलपिंडी आता है, उसके बाद ये जीटी रोड वाली सारी बेल्ट आती है और टिल इस्लामाबाद तक, दिस एरिया इज हाईली डेवलप्ड एरिया। पंजाब का ये वाला एरिया हाईली डेवलप्ड एरिया है। लेकिन इसके बाद अगर आप साउथ के अंदर चले जाते हैं, आप लिया चले जाते हैं, आप राजनपुर चले जाते हैं, आप मुजफ्फरगढ़ चले जाते हैं, आप भावलपुर चले जाते हैं, तो ये एरिया लेस डेवलप और लेस प्रिविलेज्ड, सिविक फैसिलिटीज वहां पर कम है, लोगों को बुनियादी सहूलतें कम मुयसर हैं। तो क्योंकि पंजाब एक बड़ा सूबा है, इसके कुछ एरियाज ज्यादा डेवलप हो चुके हैं और कुछ एरियाज कम डेवलप हो गए हैं। जो ज्यादा डेवलप हैं वो मजीद डेवलप हो रहे हैं, जो कम डेवलप हैं वो मजीद डाउन की तरफ जा रहे हैं। तो द सेम केस वाज विद द बंगाल, द ईस्टर्न बंगाल less developed and the Muslim majority, the Western Bengal more developed, more civilized, more civic facilities, more privileged area, and that was the Hindu majority. तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि जो वेस्टर्न एरिया है इसकी एक हेजमनी बन गई, इसकी एक अजारादारी बन गई, इसका एक अपर हैंड बन गया टू द विच एरिया। जी बच्चों, किधर गए हैं भाई जो मेरे साथ पार्टिसिपेट कर रहे थे? भाई आप लोग जाएंगे नहीं फिर? जब आप लोग आ गए हैं, एक दफा आपने अनम्यूट करवाया खुद को, तो आप लोग फिर अनम्यूट ही रहेंगे और मेरे साथ आप पार्टिसिपेट करते रहेंगे। जी कौन लोग थे? मोहम्मद फासे थे, ये साथ थे, मुझे नाम नताशा सहर थी। यस सर। बच्चे आप लोग सोएंगे नहीं, आप लोग जाएंगे नहीं? तो वेस्टर्न बंगाल की एक हेजमनी क्रिएट हो गई थी ईस्टर्न बंगाल के ऊपर, यानी एक अजारादारी कायम हो गई थी, वेस्टर्न बंगाल का एक कंट्रोल कायम हो गया था ईस्टर्न बंगाल के ऊपर।
यानी हिंदुओं का कंट्रोल बन गया था ईस्टर्न बंगाल के ऊपर। उसकी वजह ये थी कि जो वेस्टर्न बंगाल का एरिया है ये एक इंडस्ट्रियलिस्ट एरिया था, जो हिंदू थे वो इंडस्ट्रियों के मालिकान थे, और ईस्टर्न बंगाल के लोग ये ज्यादातर मजदूर तबका, मजदूर पेशा से ताल्लुक रखने वाले थे। सो दैट्स व्हाई वेस्टर्न बंगाल ऑलवेज हैड अ अपर हैंड ओवर द ईस्टर्न बंगाल। ये चीज है। अब जब ये सूबा, इतना बड़ा सूबा जिसकी कुल आबादी को 12-13 करोड़, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, कुछ 5-6 करोड़ मुसलमान थे, कुछ 6-7 करोड़ इसमें हिंदू थे, तो दोनों को अगर कंबाइन करें तो 12-13 करोड़ पॉपुलेशन वाला एक सूबा बनता है। सो इट वाज वेरी डिफिकल्ट for a governor to govern such a huge province which has a vast population of about 120 million, more than 120 million, 12 करोड़ 13 करोड़ आबादी, इतनी बड़ी आबादी, इतना बड़ा रकबा, उसको कंट्रोल करना, उसको मैनेज करना एक गवर्नर का काम नहीं था। जस्ट लाइक एज पंजाब, जिस तरह हम कह रहे हैं कि पंजाब को 2 या 3 हिस्सों में डिवाइड कर दें, बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द पंजाब गवर्नमेंट, for one chief minister to govern, to manage such a huge province which has a population of more than 10 crore. पंजाब की पॉपुलेशन मोर देन 10 करोड़, तकरीबन 11-12 करोड़ पॉपुलेशन है पंजाब की। तो इसीलिए ही लोग आज पंजाब का नारा लगा रहे हैं कि पंजाब को डिवाइड कीजिए, पंजाब को 2 या 3 हिस्सों में तकसीम कीजिए। और यही सिचुएशन उस वक्त 1905 में बंगाल के साथ थी कि बहुत बड़ा सूबा को 12-13 करोड़ उसकी पॉपुलेशन, ईस्टर्न बंगाल मुस्लिम मेजोरिटी, लेस प्रिविलेज्ड, लेस डेवलप्ड, गरीब, पुअर, अनएजुकेटेड एज कंपेयर टू द वेस्टर्न बंगाल जो हिंदू मेजोरिटी था, हाईली डेवलप्ड था, हाईली इंडस्ट्रियलाइज था, और वहां पर फैसिलिटीज ज्यादा थी। सो naturally the western bengal had upper hand over the eastern bengal. It means ke hindu had a upper hand, a hegemony over the eastern bengal yani muslims. So in 1905 british rulers gave a move in which they divided the eastern bengal and the western bengal, just like as, जैसे मैं आपको मैप के ऊपर बताऊंगा। ये एक मैंने रेड लाइन बनाने की कोशिश की है जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि इसको डिवाइड कर दिया, बंगाल को 2 हिस्सों में, 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, और एक लाइन दरमियान में लगा दी, एक बाउंड्री दरमियान में बन गई कि ईस्टर्न बंगाल अलहदा और वेस्टर्न बंगाल अलहदा। ये एक लाइन मैंने बना दी है, ईस्टर्न बंगाल अलहदा और वेस्टर्न बंगाल अलहदा, ठीक है। और ईस्टर्न बंगाल जो बना, इसका नाम ही उन्होंने ईस्टर्न बंगाल रख दिया। जब ये नया सूबा बन गया, एक नया प्रोविंस बना, तो इसका नाम ही उन्होंने ईस्टर्न बंगाल या मशरकी बंगाल रखा। और इस सूबे का जो कैपिटल बना, जो दारुल खिलाफा है, आपको जैसे पता है हर सूबे का भी एक कैपिटल होता है और हर मुल्क का भी एक कैपिटल होता है। जस्ट लाइक एज द कैपिटल ऑफ पंजाब प्रोविंस इज लाहौर, the capital of Sindh province is Karachi, the capital of KPK province is Peshawar, the capital of Balochistan is Quetta। तो हर प्रोविंस का भी एक कैपिटल होता है जहां से वो प्रोविंस कंट्रोल किया जाता है। तो ईस्टर्न बंगाल का जो कैपिटल बना, that was named as ढाका। Dhaka, exactly, you are right, Dhaka। Currently, have you ever learned this name or remember this name, where it is, Dhaka? Do you know? जी फुरकान बच्चे, आपने क्वेश्चन करना है या पार्टिसिपेट करना है? सर वो अनम्यूट नहीं कर पा रहा था मैं, तो मैं इसलिए आपको कहना चाह रहा था कि वो आप अनम्यूट साथ ऑप्शन लेंगे तो मुझे पता चलता रहेगा कि मेरी कम्युनिकेशन प्रॉपर है। तो अगर आप नहीं रहेंगे, आप आए हैं, तो फिर आप जा नहीं सकते अब दोबारा फॉर द रेस्ट ऑफ योर क्लास। जी सर रहेंगे भी। तो अच्छा, तो जो ईस्टर्न बंगाल बना,
ईस्टर्न बंगाल जो नया प्रोविंस बना, जो मुस्लिम मेजोरिटी हमेशा अपने ज़हन में रखना था। ईस्टर्न बंगाल वाज द मुस्लिम मेजोरिटी, 5-6 करोड़ आबादी ईस्टर्न बंगाल की मुसलमानों पर मुश्तमिल थी। तो इसका जो कैपिटल बना, द नेम ऑफ दैट कैपिटल बिकेम द ढाका। ढाका। अच्छा, जो वेस्टर्न बंगाल था, जो हिंदू मेजोरिटी था, जिसमें कुछ 6-7 करोड़ उस वक्त तब भी हिंदू थे, लेकिन हिंदू मेजोरिटी था, इसका नाम ही उन्होंने वेस्टर्न बंगाल रख दिया, मगरबी बंगाल रखा, जो हमने पहले ही नाम इसका सजेस्ट किया हुआ है। ये इसका नाम बना वेस्टर्न बंगाल, और जो इसका कैपिटल बना उसका क्या नाम रखा जी उन्होंने? कलकत्ता। कैलकटा या कलकत्ता, इसको डिफरेंट तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है करंटली, कैलकटा और कलकत्ता। तो ये प्रोविंस, 2 प्रोविंस बन गए, एक प्रोविंस को काट दिया दरमियान में से, लेकिन ये जो काटा प्रोविंस को, इसकी रीजन सिर्फ एक, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि बिकॉज द ब्रिटिश रूलर्स वर अनएबल टू मैनेज टू गवर्न टू एडमिनिस्टर, यानी इंतजामी अमूर, इंतजामी वजूहात की बिना पर ब्रिटिश रूलर्स ने इसको डिवाइड किया था। इसके अलावा इसकी डिवीजन का और कोई मकसद नहीं था, कोई डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, कोई पॉलिटिक्स, कोई मुसलमानों को अलहदा कर देना हिंदुओं से, कोई मतलब एज सच और कोई रीजन नहीं थी। द रीजन वाज बिहाइंड जस्ट टू मैनेज प्रॉपरली। मैनेज नहीं हो पा रहा था, इतना बड़ा सूबा था, एक गवर्नर होता था वहां पर, जैसे आज सीएम होता है, CM is considered as the head of the province. At that time, उस वक्त गवर्नर was the head of any province. तो मुश्किल होता था ब्रिटिश रूलर्स को एक सूबे को, इतने बड़े सूबे को एक गवर्नर के लिए गवर्न करना। तो उन्होंने कहा यार सिंपल है, तो 2 हिस्सों में डिवाइड कर दो आप, तो फिर 2 गवर्नर आ जाएंगे, 2 हुकूमतें बनेंगी, तो क्या होगा, आसान हो जाएगा ईस्टर्न बंगाल और वेस्टर्न बंगाल। तो ये तो बड़ी सिंपल सी बात नजर आती है, लेकिन जो असल इशू है वो इसके बाद में स्टार्ट हुआ। इस पार्टीशन से पहले भी ये दोनों कैपिटल थे या इनमें से एक ही कैपिटल था? सॉरी, पार्टीशन से पहले, जैसे मैंने अभी आपको 1905 से पहले, जी सर, कलकत्ता वाज द कैपिटल बिफोर 1905 पार्टी। फिर तो वो ऑलरेडी डेवलप्ड एरिया था सारा वेस्टर्न। अगर अभी भी आप देखिए, आप अगर अभी भी गौर कीजिए, तो आपको कलकत्ता जोन है ना, वो बहुत ही डेवलप एरिया नजर आता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियल हब। ये इंडस्ट्रियल हब है, आज भी ये इंडिया का सिटी है, कलकत्ता इज द सिटी ऑफ इंडिया, और बंगाल का ही कैपिटल है। वहां पर जो बंगाल प्रोविंस है उसी का कैपिटल है कलकत्ता या कलकत्ता। तो अभी भी अगर आप कंपैरिजन देखेंगे ना, तो आपको पता लगेगा कि कितना फर्क था उस वक्त भी और अब भी। अच्छा, तो कलकत्ता वाज द कैपिटल बिफोर पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो जब पार्टीशन हो गई तो ईस्टर्न बंगाल जो बना उसका कैपिटल ढाका बन गया, और कलकत्ता बन गया वेस्टर्न बंगाल का कैपिटल। अच्छा, यहाँ तक तो बात बड़ी सिंपल है, लेकिन इशू क्या है, क्यों हम इसको डिस्कस कर रहे हैं इतना? ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा, मैप नहीं आएगा, तो इतनी स्टोरी भी आप नहीं लिखेंगे, लेकिन जो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो अब स्टार्ट होती है कि when बंगाल was partitioned, जब इसको पार्टीशन किया गया, तकसीम किया गया, तो अल्टीमेटली देयर केम अ सेंस ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस फॉर द मुस्लिम्स। Muslims seemed a little happy, a little contented, and little satisfied with this partition. जो मुसलमान थे बंगाल के, ईस्टर्न बंगाल के, they were happy over this partition as compared to the Hindus of the Western Bengal. जो हिंदूज थे वेस्टर्न बंगाल के, वो इस पार्टीशन के ऊपर खुश नहीं थे, लेकिन मुसलमान इस पार्टीशन के ऊपर खुश थे कि बंगाल को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, ईस्टर्न बंगाल मुस्लिम मेजोरिटी को अलहदा कर दिया, वेस्टर्न बंगाल द हिंदू मेजोरिटी को अलहदा कर दिया। अल्टीमेटली देखने में तो बड़ी सिंपल सी बात नजर आती है कि गोरों से मैनेज नहीं हुआ, गोरों ने एक सूबे को 2 सूबे बना दिया। जिस तरह आज पंजाब को कहा जाता है कि साउथ पंजाब अलहदा कर दीजिए, बहावलपुर प्रोविंस बना दें, या सराइकी प्रोविंस बना दें,
या जनूबी पंजाब बना दें, देखने में तो बड़ी सिंपल सी बात है कि यार ठीक है, एक सूबा बहुत बड़ा है, बहुत मुश्किल है, तो उसको मैनेज करना 2 हिस्सों में डिवाइड कर दें। लेकिन अभी तक ये क्यों नहीं हो पाया? इट मीन्स कि देयर लाइज सम डिफिकल्टीज, सम इश्यूज। तो जब ये पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई तो ईस्टर्न बंगाल के जो मुसलमान थे दे वर वेरी हैप्पी। वो हैप्पी थे कि यार तकसीम हो गई है, कम अज कम अब जो एक हेजमनी थी वेस्टर्न बंगाल की वो खत्म हो जाएगी, ईस्टर्न बंगाल के ऊपर अजारादारी खत्म हो जाएगी, हमें भी स्कूल्स मुहैया होंगे, एजुकेशन फैसिलिटीज होंगी, सिविक फैसिलिटीज होंगी, हो सकता है जॉब भी मिले हमें। तो मुस्लिम्स वर हैप्पी ओवर दिस पार्टीशन, बट हिंदूज वर अनहैप्पी, हिंदूज वर अनहैप्पी। तो अब जब हिंदू अनहैप्पी हैं इस पार्टीशन के ऊपर, तो हिंदुओं ने क्या किया होगा, ये बताइए सर। क्योंकि कांग्रेस में अपोज कर सकते हैं वो। जी, गुड गुड गुड। आप साथ बात कर रहे हैं कि जी फुरकान? सर। जी साथ। साथ। आप क्या पॉइंट अभी रेज किया है? सर क्योंकि कांग्रेस अगर उन्होंने बनाई थी तो वो कांग्रेस में अपोज कर सकते हैं। ओके ओके गुड, बिल्कुल ठीक है। तो उन्होंने पहला काम क्या किया कि उन्होंने एजिटेशन की, एजिटेशन अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। एजिटेशन का क्या मतलब है जी? कि एजिटेशन का मतलब है कि शोर मचाना, ना मानना। एजिटेशन का मतलब है एजिटेशन अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। यानी उन्होंने हिंदुओं ने एजिटेशन करनी शुरू कर दी, उन्होंने जलसे जुलूस, रैलियां, मुजाहरे, टायर जलाने शुरू कर दिए, सड़कों पर आगे हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी, हर वो चीज जो एक मतलब लोग करते हैं, जो आप अक्सर अपने इधर देखते हैं आजकल के लिए, वो रैलियां निकल रही हैं और वो एहतजाजी तहरीकें, लॉन्ग मार्च वगैरह, ये सब किया होगा वेस्टर्न बंगाल के हिंदुओं ने, क्योंकि उनकी इजारादारी खत्म हो गई थी, उनकी फैक्ट्रियों के अंदर मजदूर आने बंद हो गए थे ईस्टर्न बंगाल से, उनकी एक हेजमनी थी, क्योंकि जब एक नया सूबा बनता है उसके नए लॉज बनते हैं। हो सकता है कि जब ये पार्टीशन नहीं हुई थी तो वेस्टर्न बंगाल के जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे हिंदू, वो बहुत कम उजरत के ऊपर, बहुत कम सैलरी के ऊपर ईस्टर्न बंगाल के मुसलमानों को हायर करते हो। लेकिन जब 2 सूबे बन गए तो ईस्टर्न बंगाल के सूबे ने एक नया लॉ पास किया होगा कि कम से कम सैलरी इतनी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीजें मिलके हिंदूज वर अनहैप्पी, इनकी वजह से उनकी इंडस्ट्री के ऊपर इफेक्ट हो रहा था, उनकी हेजमनी के ऊपर इफेक्ट हो रहा था, और हो सकता है कि एक सेंस ऑफ सुपीरियोरिटी भी हिट हुई हो उनकी कि यार हमारी एक इजारादारी थी ईस्टर्न बंगाल के ऊपर, एक सेंस ऑफ सुपीरियोरिटी जो एक होती है वो भी उनकी हिट हुई होगी। सो दैट्स व्हाई दे स्टार्टेड एजिटेशन, एजिटेशन शुरू कर दी अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। और इस एजिटेशन के अंदर, इन मुजाहिरों में जो सबसे अहम रोल प्ले किया, वो हम साथ की बात को दोहराएंगे कि द सेकंड पॉइंट इज कांग्रेस, ऑल इंडिया कांग्रेस, AIC। AIC, I always write all India Congress in a shape of AIC, All India Congress। जो सेकंड पॉइंट मैं आपको बताने लगा, ऑल इंडिया कांग्रेस वाज एट forefront against this partition of Bengal। ऑल इंडिया कांग्रेस वाज एट forefront, पेश थी, सामने थी, फ्रंट लाइन के ऊपर थी अगेंस्ट दिस पार्टीशन ऑफ बंगाल, ऑल इंडिया कांग्रेस। सो 1885 में हम लोग अगर देखें अपनी टाइमलाइन को तो आपको पता चलेगा कि 1885 के अंदर पार्टीशन, ये कांग्रेस बन रही है 1885 के अंदर, ये जो मैंने हाईलाइट किया है, और ये ओपन थी मुसलमानों के लिए भी, हिंदुओं के लिए भी,
क्रिश्चियंस के लिए भी, सब कॉन्टिनेंट में रहने वाले हर आदमी के लिए ये दैट वाज क्वाइट ओपन कि यू कैन कम एंड गेट द मेंबरशिप ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। लेकिन अल्टीमेटली देखते देखते इसके अंदर हिंदुओं ने इतनी ज्यादा मेंबरशिप ले ली, इतनी ज्यादा मेंबरशिप ले ली कि इट बिकेम द रिप्रेजेंटेटिव पार्टी ऑफ विच पीपल, हिंदू। हिंदूज। तो ये हिंदुओं की नुमाइंदा जमात बन गई, नुमाइंदा जमात। मैं फिर एक उर्दू का वर्ड बोलूंगा, नुमाइंदा जमात, नुमाइंदगी करना, रिप्रेजेंटेशन करना। तो जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हिंदुओं के लिए एक्सेप्टेबल नहीं था, पार्टीशन ऑफ बंगाल हिंदुओं के लिए एक्सेप्टेबल नहीं था, तो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ने नुमाइंदगी की हिंदुओं की? ये कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ने हिंदुओं की नुमाइंदगी की अगेंस्ट द पार्टीशन? ऑल इंडिया कांग्रेस सर। एक ही पॉलिटिकल पार्टी थी उस वक्त, छोटी छोटी बहुत कम होंगी जो बहुत छोटी थी, जैसे खाकसार तहरीक, तहरीके अंजुमन इस्लाम, तहरीके तहरीके किसान बचाओ, कोई अंजुमन, इस तरह की ये बहुत छोटी छोटी सी तंजीमें कुछ बनी हुई थी जिनका कोई रोल नहीं था सच पूरे एक कंट्री लेवल के ऊपर, एक नेशनल लेवल के ऊपर। लेकिन ऑल इंडिया कांग्रेस वाज द फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी जो बहुत बड़ी बन गई थी, जिसमें बहुत ज्यादा हिंदू, पढ़े लिखे हिंदूज, इंडस्ट्रियलिस्ट हिंदू, पावरफुल हिंदूज जिनकी बात गोरे सुनते थे, जो कि हाई की पोस्ट के ऊपर वहां पर अपनी सर्विंग कर रहे थे हिंदूज। तो जब वो ऑल इंडिया कांग्रेस में शामिल हुए तो ऑल इंडिया कांग्रेस बिकेम a giant political party for the Hindus, for only the Hindus, हिंदुओं के लिए। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल जब हुई तो पार्टीशन ऑफ बंगाल में एक मुनज्जम, एक यूनिफॉर्म तहरीक चलाई ऑल इंडिया कांग्रेस ने। सो पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज द फर्स्ट टेस्ट केस फॉर द ऑल इंडिया कांग्रेस टू सिक्योर द राइट्स ऑफ द विच पीपल, जी भाई किधर गए फिर आप लोग? टू सिक्योर द राइट्स ऑफ द हिंदूज, हिंदुओं के राइट्स को सिक्योर करने के लिए ऑल इंडिया कांग्रेस को एक टेस्ट केस मिला पार्टीशन ऑफ बंगाल का, और इस टेस्ट केस में ऑल इंडिया कांग्रेस हर लिहाज में कामयाब होना चाह रही थी कि जितना पॉसिबल हो सके हम लोग उस हद तक जाएंगे और इस पार्टीशन को खत्म करवाएंगे। इस पार्टीशन को क्या करवाएंगे? खत्म करवाएंगे। इस पार्टीशन को रिवोक करवा देंगे, दोबारा से वेस्टर्न ईस्टर्न को मिला देंगे, और मिलाने से वेस्टर्न बंगाल की हेजमनी दोबारा से कायम हो जाएगी, मुसलमानों पर अजारादारी दोबारा से कायम हो जाएगी, हिंदुओं की इंडस्ट्री के ऊपर दोबारा से कम उजरत के ऊपर, कम सैलरीज के ऊपर बंगाल से लोग आकर, मुसलमान आकर काम करेंगे, और वो इस तरह से उनका ये एक दोबारा से एक सुपीरियोरिटी का एक सिलसिला स्टार्ट हो जाएगा। अब ये तो हो गया ऑल इंडिया कांग्रेस का फेल, एक उनका अमल, एक उनका एक्शन अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल। व्हाट मस्ट बी द एक्शन ऑफ द मुस्लिम्स? मुसलमानों का क्या एक्शन होना चाहिए? अब बताइए, थोड़ा सा एनालाइज कीजिए कि पार्टीशन ऑफ बंगाल का हिंदुओं के ऊपर इंतहाई बुरा असर हुआ, उन्होंने इसको एजिटेट किया, उन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया इस पार्टीशन को, उसके खिलाफ तहरीकें चलाई, और जिस पार्टी ने बड़े मुनज्जम अंदाज में, अब जाहिर सी बात है एक पार्टी के अंदर बड़े बड़े बिग नेम्स हैं हिंदुओं के, वो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जजेस हैं, लॉयर्स हैं, लैंडलॉर्ड्स हैं, तो वो जब एजिटेशन करेंगे तो उनकी बात सुनी जाएगी। तो इसका मतलब है कि ऑल इंडिया कांग्रेस की बात सुनी गई अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो अब मुसलमानों का क्या रद्द अमल है? व्हाट मुस्लिम्स वर डूइंग एट दैट टाइम? मुसलमान क्या कर रहे थे इस पार्टीशन ऑफ बंगाल को बचाने के लिए कि हाँ यार ये पार्टीशन हो जाए, ये कायम रहे? मुसलमान क्या कर रहे थे? जी, मुसलमान तो इस हक में थे ना, मुसलमान तो हक में थे कि पार्टीशन रहनी चाहिए, तकसीम रहनी चाहिए, बंगाल को तकसीम शुदा रहना चाहिए।
इसको डिवाइड रहना चाहिए, अनडिवीजन नहीं होनी चाहिए, इसको अनडू ना करें डिवीजन को। पर अब वो जो है इस कांग्रेस में मेजोरिटी हासिल करने की कोशिश कर रहे होंगे। अच्छा, अब वो देख रहे होंगे कि यार हमारे पास एक कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, कांग्रेस बड़ा खुलकर सामने आई है, कांग्रेस ने बड़ी सक्सेस गेन कर ली है, तो हमें भी कांग्रेस में जाकर उनको निगेट करना चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं आप? जी सर। चलें इसको देखते हैं, आप इसको हम लोग अपनी इसके अंदर देखते हैं, अगली बात के अंदर कि आपकी बात कहां तक सही है। आपने एनालाइज अच्छा किया कि जाहिर सी बात है कांग्रेस को काउंटर करना है, कांग्रेस को चुप करवाना है, कांग्रेस को कहना है भाई आप ज्यादा शोर ना मचाएं पार्टीशन ऑफ बंगाल के ऊपर, तो मुसलमानों को डेफिनेटली कुछ ना कुछ पॉलिटिकली करना पड़ेगा, सियासी तौर पर कुछ करना पड़ेगा, सियासत की मार सियासत से देनी पड़ेगी। ठीक है, चलें जी, ये आपको सिनेरियो समझ आ गया पार्टीशन ऑफ बंगाल का? काफी मैंने डिटेल में आपको बता रहा हूं मैं। ठीक है, चलें इसको अब यहाँ पर ही खत्म करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जी। ये 2 पॉइंट्स आने नहीं, बिल्कुल नहीं आएंगे, सिर्फ नाम पूछूंगा, व्हेन पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज पार्टीशनड, तो आप क्या कहेंगे? 1905 1905 के अंदर बंगाल को पार्टीशन कर दिया गया। कुछ एक आध चीज में आपको मजीद उसमें आ सकती है, लेकिन वो मैं आपको बताऊंगा क्या आएगी, वो मैं आपको साथ में बताऊंगा। अभी के लिए इतना ही काफी है आपके लिए। सर आई डोंट नो, इनकी आज भी नेचर यही है जो बांग्लादेश के लोग हैं। नहीं, अच्छा, अब आप बात कर रहे हैं बांग्लादेश के लोग, बट कीप इन माइंड द बांग्लादेश वाज द ईस्टर्न बंगाल, ये बांग्लादेश जी ईस्टर्न बंगाल। अगर ये सर उस टाइम अगर इनकी इस तरह अगर कह लें कि कंडीशन थी, तो आज भी सर ये क्या करते हैं सर, मैं मोस्टली मैं रहा हूँ सऊदीया में, तो वहां पर जो लेबर है उनको सबसे ज्यादा चीप बंगाल की मिलती है। और जो बंगाली पीपल वहां पर रहते हैं सर, दे एक्चुअली डिस्ट्रॉय द मार्केट। उसमें क्या है कि अगर किसी ने लिखा हुआ है कि हाँ 100 रियाल दिहाड़ी देनी है, तो ये लोग क्या करेंगे कि हम 50 पे भी काम करेंगे, हमें बस आप लोग काम दो। देखें जी, साथ देखें, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। दुनिया के अंदर देखें, हर एक नेशन होती है, उसकी एक मार्केट वैल्यू होती है, हर नेशन की एक मार्केट वैल्यू होती है। आप बंगालियों की बात कर रहे हैं, पाकिस्तानियों की मार्केट वैल्यू से कंपैरेटिवली बेहतर होगी, थोड़ी सी बेहतर होगी, लेकिन कुछ नेशंस की बहुत ज्यादा है। लेकिन अभी आपकी ये बात करना इस लिहाज से ठीक नहीं है कि हम लोग अभी बंगाल को सपोर्ट कर रहे हैं अपने आज के लेक्चर के अंदर। तो आप अगर अभी ये बात करें तो इससे एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है कि यार बंगाली हैं ही बड़े अजीब से, इनको तो एक साइड पर ही, इनके ऊपर कंट्रोल ही रखना चाहिए था, इनको हमेशा नहीं सर, व्हाट दे डू इज वो लोग बहुत अच्छा करते हैं, उनको दे जस्ट सीक फॉर द वर्क। देखिए वो हर चीज जी, जो आपकी सैलरी डिमांड है वो आपके एक्सपेंसेस के इक्वल होती है। व्हेन यू डिमांड योर सैलरी, यू ऑलवेज कीप द एक्सपेंसेस इन योर माइंड। आप अपने एक्सपेंस अपने माइंड में रखते हैं कि आपके एक्सपेंस 20,000 हैं, आपने 2 लाख सैलरी क्यों डिमांड करनी है? भाई 20,000 आपके एक्सपेंस है, 50,000 लो, अगला भी खुश, आप भी खुश। जी ठीक है, तो ये डिफरेंट होता है। मैं यूरोप काफी गया हूँ, मैं डेनमार्क काफी रहा हुआ हूँ, तो डेनमार्क में सैलरी बहुत हाई लोग डिमांड करते हैं, इतनी इतनी सैलरीज डिमांड कर लेते हैं कि आपके कानों को हाथ लगते हैं। लेकिन उसकी रीजन है कि उनके एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा है, उनकी चीजें कॉस्ट बहुत ज्यादा है। जो एक डब्बा आप जर्मनी के अंदर, फॉर इंस्टेंस में पाकिस्तानी रुपयों में बताता हूँ कि आपको 150 रुपये का मिलेगा, डेनमार्क के अंदर वही दूध का डब्बा आपको 700 रुपए का मिलेगा। तो वो सैलरी is rightly proportional, exact proportion to the your expenses. बिल्कुल सर। चलें अभी हम नेक्स्ट बात करेंगे, इसको मैं इरेज कर देता हूं यहाँ पर। चलिए मैंने काफी आपका व्हाइट बोर्ड क्लीन कर दिया। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द पार्टीशन ऑफ बंगाल। और आप जो साथ बात कर रहे थे कि मुसलमानों को कांग्रेस में शामिल हो जाना चाहिए और जाके सियासी तौर पर
इस कॉज को, इस पार्टीशन ऑफ बंगाल को बचाना चाहिए, जो आप बात कर रहे थे। चलें जी, उसको देखते हैं। नेक्स्ट है जी टॉपिक हमारा शिमला डेपुटेशन 1906। दिस इज द फर्स्ट टॉपिक विच इज फॉर द 2 मार्क्स। मैं आगे लिख रहा हूं 2 मार्क्स। अभी तक हमने जितने टॉपिक्स देखे हैं वो सिर्फ 1 नंबर के लिए हैं, ऑब्जेक्टिव के लिए हैं। दिस इज द फर्स्ट टॉपिक दैट कुड बी कम फॉर द सब्जेक्टिव टाइप। थोड़ा सा आपको लिखना पड़ेगा, इसके अंदर क्या लिखना पड़ेगा वो मैं बताता हूं। तो शिमला डेपुटेशन 1906 1 नंबर के लिए तो आएगा ही आएगा, इसको ऑब्जेक्टिव के लिए तो हमेशा तैयार की। ऑब्जेक्टिव के लिए तो हम इसको टाइमलाइन के अंदर लिख लेते हैं। शिमला डेपुटेशन 1906 1 नंबर के लिए तो मस्ट है, 2 नंबर के लिए भी आ सकता है, ज्यादा से ज्यादा 2 नंबर के लिए। तो टाइमलाइन में हमारे पास एक और चीज ऐड हुई है, शिमला डेपुटेशन 1906 जी। व्हाट इज दिस शिमला? व्हाट डज इट मीन बाय द शिमला? व्हाट डज इट मीन बाय द डेपुटेशन? क्या मतलब होता है डेपुटेशन का, और ये शिमला क्या चीज है जी? जानते हैं कुछ तो ज़हन में आती हो बात? जी बताइए। अच्छा जी, जरूरी नहीं है कि सिर्फ जो पार्टिसिपेंट्स हैं जो मेरे साथ मतलब कम्युनिकेट कर रहे हैं सिर्फ वही आंसर करें, आप बाकी भी आंसर करें, बाकी लोग भी पार्टिसिपेट करें। ये इस जस्ट लाइक एज एक फोरम की तरह हम लोग इस क्लास को लेकर चल रहे हैं, तो आप लोग सारे पार्टिसिपेट कीजिए। सर डेपुटेशन तो अब यही हो सकता है कि अगर किसी भी ग्रुप में से कुछ अपॉइंटेड लोग जो हैं वो सामने आए। डेपुटेशन का मतलब क्या होता है? एक्चुअल मीनिंग क्या है? आपने एक नाम सुना वफद, उर्दू का वफद, उर्दू में बोलते हैं वफद। वफद क्या होता है? सर जमात। जी जमात, ठीक है। वफद का मतलब है ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है जी। करता क्या है ये, बनता क्यों है जमात किसी बनती? चीज की सर नुमाइंदगी करने के लिए या ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, वफद को हम तबलीगी जमात, ये भी तो एक ग्रुप ऑफ पीपल, यानी इसके साथ मिला सकते हैं। क्या तबलीगी जमात को वफद कह सकते हैं, या वफद को हम जमात कह सकते हैं? डेप्यूटेशन या वफद, there is a difference between the group of the people or jamaat and the deputation or wafad. Deputation और वफद का मतलब होता है a group of people having a specific agenda, having a specific agenda and going to meet someone higher in rank. A group of people, लोगों का एक ग्रुप, लोगों का एक वफद, a group of people, a bunch of people having a same agenda, उस पूरे ग्रुप का एक एजेंडा होता है, ठीक है। And that group of people having the same agenda is going to meet someone, किसी दूसरे से मिलने जा रहे हैं, having higher authority, जिसको मिलने जा रहे हैं उसकी अथॉरिटी हायर है, ठीक है। Just like as a wafad or deputation or group of people from UMT students is going to meet the rector, is going to meet the VC, vice chancellor, whatever. तो जो द रेक्टर है, द वॉइस चांसलर है, ही हैज द अपर अथॉरिटी ओवर दैट वफद, ओवर दैट ग्रुप, ठीक है। तो शिमला डेप्यूटेशन एंड शिमला, ये डेफिनेशन आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये जो मैंने आपको वफद की या डेप्यूटेशन की बताई है। एंड व्हाट इज शिमला? शिमला इज अ name of place, hilly area like Murray, and currently in which country? India. शिमला, शिमला सुना है नाम कभी? मूवी इंग्लिश, इसकी बॉलीवुड की मूवीज वगैरह में, ठीक है।
तो शिमला इज अ नेम ऑफ अ प्लेस, एक प्लेस है जस्ट लाइक एज मरी, बड़ा हिली एरिया, बड़ा रिनाउंड एरिया इंडिया के अंदर। पाकिस्तान में जिस तरह मरी को बड़ा प्रेज किया जाता है, हर आदमी की जिंदगी का ख्वाब है कि मरी जाना, तो जैसी 2 छुट्टियां होती हैं हम लोग मरी चले जाते हैं। तो इसी तरह ही इंडिया के लोगों के अंदर भी शिमला बहुत ज्यादा हाईली एक्सेप्टेबल और हाईली एक मोस्ट विजिटेड प्लेस है, वहां पर टूरिस्ट प्लेस है जस्ट लाइक एज मरी। तो एक वफद लोगों का, ग्रुप ऑफ पीपल, वो गया किस जगह पर? कांग्रेस? नो, शिमला। ओह सॉरी। ठीक है, एक ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का एक वफद गया शिमला में और जाकर मिला उस वक्त के हेड ऑफ द स्टेट को, हेड ऑफ द सब कॉन्टिनेंट को, वॉइस रॉय को। अब ये वॉइस रॉय क्या होता है? वॉइस रॉय इज अ नेम ऑफ अ पोस्ट, एक पोस्ट का नेम है वॉइस रॉय। जिस तरह मैं कहता हूँ वजीर आजम, प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर इज अ नेम ऑफ अ पोस्ट। तो जो प्राइम मिनिस्टर है, ही इज द हेड ऑफ पाकिस्तान, ही इज द हेड ऑफ कंट्री ऑफ पाकिस्तान। इसी तरह ही उस वक्त जो कंट्री का हेड था, जो हिंदुस्तान का हेड था, जो इंडिया का हेड कहलाता था, वो क्या कहलाता था? वॉइस रॉय। वॉइस रॉय, वॉइस रॉय। Viceroy was considered as the head of the country, just like as the prime minister of Pakistan. पाकिस्तान का जिस तरह प्राइम मिनिस्टर है, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है, अमेरिका का प्रेसिडेंट होता है, इसी तरह ही उस वक्त जो सब कॉन्टिनेंट का सुप्रीम अथॉरिटी थी, जो मोस्ट अल्टीमेट अथॉरिटी ऑफ द सब कॉन्टिनेंट इन पॉलिटिक्स वाज कॉल्ड एज द वॉइस रॉय। और वॉइस रॉय, एक स्पेशल वॉइस रॉय था, उसका नाम था लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड मिंटो। मिंटो वाज द नेम। लॉर्ड इज जस्ट लाइक एज अ टाइटल, एक आप टाइटल देते हैं किसी को, तो उस वक्त जो वॉइस रॉयज होते थे उनको टाइटल दिया जाता था ब्रिटिश एम्पायर की तरफ से लॉर्ड का। तो लॉर्ड मिंटो वाज द हेड ऑफ द स्टेट, ही वाज द वॉइस रॉय या हेड ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया। इंडिया की रियासत, जो इंडिया का पूरा मुल्क है, उसके ये हेड थे। एंड ही वाज करंटली इन शिमला एट दैट टाइम। 1906 में उस वक्त शिमला के अंदर कोई छुट्टियां गुजार रहे होंगे, कुछ मतलब वहां पर तफरीह कर रहे होंगे। तो एक ग्रुप ऑफ पीपल जी जी ये क्या चीज मैंने लिखी है, जरा चेक कीजिए, इसको जरा पढ़िए। जी ये क्या चीज मैंने लिखी है, इसको काइंडली जरा पढ़िए आप लोग। Group of about 30 Muslims from all over the India under the leadership of Sir Aga Khan visited Shimla, met the head of the state, Lord Minto, and put some demands in front of Lord Minto. क्या मतलब है इसका? सर उन 30 मुस्लिम्स ने जो नॉमिनेटेड थे, उन्होंने जाकर सर आगा खान की लीडरशिप के अंदर बात की थी, टू पुट सम डिमांड्स, कुछ जो उनकी डिमांड्स हैं वो सामने रखी थी उन्होंने। ठीक है, यानी जब पार्टीशन ऑफ बंगाल, अब मैं लिंक कर रहा हूँ पिछले इंसिडेंट के साथ, जब पार्टीशन ऑफ बंगाल
कि अगेंस्ट हिंदुओं ने बड़ी यूनिफॉर्म मूवमेंट चलानी शुरू कर दी अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल, के पार्टीशन ऑफ बंगाल को खत्म किया है, इस पार्टीशन को खत्म करें, दोबारा से मिलाएं। इस पार्टीशन के अगेंस्ट जब हिंदू बहुत ज्यादा मुनज़्ज़म हुए तो फिर मुसलमानों ने भी खुद को पॉलिटिकली यूनाइट करना शुरू किया, खुद को पॉलिटिकली यूनाइट करना शुरू कर दिया, पॉलिटिकली अपग्रेड करना शुरू कर दिया। उनको इस बात की समझ आ गई कि देखो ऑल इंडिया कांग्रेस जब इतने यूनिफॉर्म मैनर के अंदर पार्टीशन ऑफ बंगाल की मुखालफत कर सकती है तो कहीं ना कहीं मुसलमानों को भी पॉलिटिकली यूनाइट होने की जरूरत है अंडर अ पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म। तो ऑल इंडिया कांग्रेस जो सक्सेस ले रही है हिंदुओं के लिए, देयर मस्ट बी अ पॉलिटिकल पार्टी फॉर द मुस्लिम्स, मुसलमानों के लिए भी एक पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए जो मुस्लिम राइट्स को सिक्योर कर सके। अब पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज टोटली इन द फेवर ऑफ द मुस्लिम्स, मुसलमानों की फेवर में थी वो पार्टीशन, हिंदुओं की फेवर में नहीं थी। हिंदुओं ने अपनी बात मनवाने के लिए कांग्रेस को आगे किया हुआ था, कांग्रेस हुकूमत के साथ जाके मिल रही थी, बातचीत कर रही थी, निगोशिएट कर रही थी, एजुटेशन कर रही थी, रैलियां निकाल रही थी, जुलूस निकाल रही थी, जलसे कर रही थी पार्टीशन के अगेंस्ट। लेकिन मुसलमान बेचारे एक साइड पर खड़े थे, क्यों? क्योंकि मुस्लिम्स वर नॉट यूनाइटेड ऑन पॉलिटिकल फ्रंट, मुसलमान सियासी तौर पर यूनाइट नहीं थे, यानी वो सियासत से बहुत दूर थे, उनको नहीं पता था कि व्हाट इज द पॉलिटिक्स, हाउ टू गेट योर डिमांड्स डन, अपनी डिमांड्स को हुकूमत से किस तरह से मनवाया जाता है, जो कांग्रेस कर रही थी। और कांग्रेस ने बड़े अच्छे से अपने इस पहले टेस्ट केस को प्रूव करना शुरू किया था। तो मुसलमानों ने भी पॉलिटिकली यूनाइट होने का फैसला किया, सियासी तौर पर मुत्तहिद होने का, सियासत की मार सियासत से करने का फैसला किया, सियासत का जवाब सियासत से देने का फैसला किया। तो उस वक्त 30 या 35, आई एम नॉट श्योर इधर दिस नंबर इज 30 और 35, लेकिन ये 30 वो मुसलमान थे जो अमीर थे, जिनके पास कुछ जमीनें थी या उनके पास जायदादें थी। इन 30 लोगों ने मिलकर फैसला किया कि नाउ द टाइम हैज अराइव्ड दैट मुस्लिम्स शुड आल्सो बी यूनाइटेड ऑन पॉलिटिकल फ्रंट। सियासी मंजरनामे पर मुसलमानों को भी मुत्तहिद होने की जरूरत है। तो इस मुत्तहिद होने का जो पहला काम था, जो पहला स्टेप था, वो शिमला डेपुटेशन था कि उन्होंने एक पढ़ा लिखा नौजवान चुना जिसका नाम था सर आगा खान। आगा खान था नाम, बाद में he was declared as the sir given the title of, ये आगा खान वही हैं जो आपको यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल्स, लैब्स, ये एक फैमिली है, एक बड़ी पढ़ी लिखी मुसलमानों की फैमिली है, बड़ी रिनाउंड पैसे वाली फैमिली है। इस फैमिली का जब कोई हेड चुना जाता है, जब कोई सरबराह चुना जाता है, तो दैट सरबराह और हेड वाज गिवन नेम एज आगा खान। तो उस वक्त भी ये फैमिली बड़ी रिनाउंड मुसलमानों की फैमिली थी, बड़ी रिस्पेक्टेबल फैमिली थी इंडिया के अंदर, सब कॉन्टिनेंट में। तो जो उनके हेड थे उस फैमिली के, आगा खान, उन्हीं को ही उस ग्रुप का, उस डेप्यूटेशन का हेड बनाया गया। और उस डेप्यूटेशन ने 1906 में वॉइसरॉय को शिमला के अंदर जाकर मिले और अपनी कुछ डिमांड्स उनके सामने रखी कि देखिए हम लोग अब चाहते हैं कि मुसलमानों की भी डिमांड्स सुनी जाएं, हम लोग मुत्तहिद होकर 30 के करीब लोग आए हैं आपके पास, हम कुछ रिक्वेस्ट लेकर आए हैं। बीइंग अ हेड ऑफ द स्टेट, ये आपका फर्ज बनता है कि यू शुड एक्सेप्ट आवर राइट्स, हमारे राइट्स को, हमारी जो जायज लीगल राइट्स हैं उनको एक्सेप्ट करें आप, और डिमांड्स को एक्सेप्ट करें। वो जो डिमांड्स हैं वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसको 2 नंबर का लिखा हुआ है। तो डिमांड्स ऑफ शिमला डेपुटेशन, demands of Shimla deputation, number 1, there must be 16 scale jobs for the Muslims। डिमांड क्या कर रहे हैं, इससे पता चलता है इस डिमांड से कि उस वक्त पाबंदी थी मुसलमानों पर कि कोई भी मुसलमान 16वें स्केल की जॉब
नहीं ले सकता। यानी आफ्टर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, यहाँ पर जो हमने टाइमलाइन के अंदर हमारे पास एक दो तीसरा जो पॉइंट हमने 1857 का दिया हुआ है, 1857 के बाद British rulers put a complete ban on Muslims, that no Muslim can get a job which is of 16 scale, यानी मुसलमान 16वें स्केल से कम की जॉब ले सकते थे, 16वें स्केल से ज्यादा की जॉब मुसलमान नहीं ले सकते थे। एक पहली डिमांड, देयर मस्ट बी 16 स्केल जॉब फॉर द मुस्लिम्स। हाँ जी, ओके, सो कमिंग बैक, देयर मस्ट बी 16th स्केल जॉब फॉर द मुस्लिम। पहला है मुसलमानों को जॉब्स नहीं मिल रही होंगी 16वें स्केल की, तो जो शिमला डेपुटेशन में आगा खान की क़यादत के अंदर मुसलमान गए हुए हैं, वो जाके सबसे पहली बात करें कि मुसलमानों को 16वें स्केल की जॉब्स भी दें। चलें जी, बड़ी सिंपल सी बात है। टैक्सेस ऑन मुस्लिम शुड बी मिनिमाइज। 1857 की जंग के बाद मुसलमानों पर एक और जो कदगन लगाई गई, जो एक और पेनल्टी डाली गई, दैट वो ये थी कि मुस्लिम्स वर यूज्ड टू गिव हायर टैक्सेस एज कंपेयर टू द हिंदूज। हिंदुओं से ज्यादा टैक्स लगाए जाते थे, तो जो वफद है वो कह रहे टैक्सेस मुसलमानों के कम कीजिए। पार्टीशन ऑफ बंगाल शुड नॉट बी रिवोक्ड। रिवोक नहीं की जानी चाहिए, वापस नहीं की जानी चाहिए। पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल को तकसीम ज़दा रहने दिया जाना चाहिए। तकसीम ही हमारे लिए फ़ायदे में है मुसलमानों के। तकसीम से मुसलमानों की प्रोग्रेस होगी। तो जो ये हिंदू कह रहे हैं कि तकसीम ना करें, तो ये काइंडली ना कीजिए। पार्टीशन ऑफ बंगाल शुड नॉट बी रिवोक्ड, इसको ख़त्म नहीं किया जाना चाहिए। नंबर 4 है जी, मुसलमानों के लिए अलहदा से स्कूल होने चाहिए, अलहदा से कॉलेजेस होने चाहिए। मुसलमानों पर पाबंदी थी तालीम के लिए, और अगर कहीं कोई तालीम की इजाज़त भी थी तो वो हिंदुओं के स्कूलों में थी। तो मुस्लिम वर फोर्स्ड टू गेट द हिंदू एजुकेशन। हिंदुओं के साथ एजुकेशन, हिंदू एजुकेशन लेने पर फोर्स किया जाता था। सो जो आगा खान की क़यादत के अंदर शिमला डेपुटेशन वॉइस रॉय को मिल रहा है, उसने एक और पॉइंट ये रखा है जी कि मुसलमानों के लिए अलहदा से स्कूल, मुस्लिम स्कूल्स और मुस्लिम कॉलेजेस होने चाहिए। द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ इस पॉइंट का, बिकॉज आई ऑलवेज रिगार्डेड इट एज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, ये इसका कलर तो चेंज नहीं हुआ। बहरहाल द फिफ्थ वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, इस पर डिस्कस करेंगे। जी चलें, बाकी मैंने आपको पॉइंट सारे बता दिए हैं। तो ये अब पॉइंट्स लिखेंगे, ये 5 पॉइंट, इसीलिए इसको मैंने 2 नंबर का किया हुआ है कि ये पॉइंट्स आएंगे। देयर मस्ट बी 16 स्केल जॉब, देयर टैक्सेस ऑन मुस्लिम शुड बी मिनिमाइज, पार्टीशन ऑफ बंगाल शुडंट बी रिवोक्ड, देयर मस्ट बी सेपरेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस फॉर द मुस्लिम्स, देयर मस्ट बी अ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट। इसके ऊपर बात करते हैं जी। ये क्या चीज है सर? इलेक्टोरेट होते हैं मतलब कि जो वोटिंग कर सकते हैं। ये पॉइंट, मैं आपको एक बात बताऊं, इस पॉइंट को भी हम डिस्कस करेंगे तो आपको समझ आएगी। ये पॉइंट, दिस पॉइंट इज द बेस ऑफ द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का मुसलमानों
पोस्ट पहले समझ में आना, मुसलमाना का पहला समझ में आना कि ये पॉइंट कितना अहम है, फिर इस पॉइंट की डिमांड करना हुकूमत से, और डिमांड के बाद डिमांड को एक्सेप्ट करवाना, इसको लागू करवाना, इसको कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बनाना, आइन का हिस्सा बनाना इस पॉइंट को, और इस पॉइंट को कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बनाने के बाद यही वो पॉइंट है जो पाकिस्तान की तख्लीक का सबब बना, क्रिएशन का सबब बना पाकिस्तान की। जी, देयर मस्ट बी सेपरेट इलेक्टोरेट। बताइए कौन बात कर रहे थे अभी? सर जो मतलब कि वोट कर सकते हैं। कर सकते हैं, ओके जी। ओके, इट मीन्स के देयर इज समथिंग, अ वोटिंग और इलेक्शन प्रोसीजर इज इन्वॉल्व विद दिस पॉइंट। कुछ इलेक्शन, कुछ वोटिंग का प्रोसीजर, कुछ सियासत का प्रोसीजर इसके अंदर इन्वॉल्व है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, एग्जाम में नहीं आएगा लेकिन बताने की गर्ज से आपको मैं बता देता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल ये सब कॉन्टिनेंट है, ये सब कॉन्टिनेंट, मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर प्रोविंसेस थे और रियासतें थी। जो प्रोविंस था इसके ऊपर डायरेक्ट बरतानिया की हुकूमत होती थी, और बरतानिया की हुकूमत का मतलब है कि यहाँ पर एक प्रोविंशियल असेंबली, एक सूबाई असेंबली बैठती थी। सूबाई असेंबली का पता है क्या होती है? जी, किधर गए हैं भाई? सर असेंबली तो वही होगी जिसमें मेंबर्स होंगे असेंबली के। आपने कभी किसी सूबाई असेंबली, प्रोविंशियल असेंबली का नाम सुना है? नहीं। जी फिजुला। जो एक बच्चे आपकी एक तो जो आवाज एक नहीं आ रही, दूसरा आपका ना वो बहुत इंटरनेट सूबे स्लो है, आपकी की आवाज बहुत लटक कर आ रही है, बहुत लेट आवाज आ रही है। चलिए मैं हुकूमत आपको बताता हूँ, होती है, जैसे एग्जाम हमारे में नहीं आएगा पंजाब लेकिन की, मैं, और उसका जो है चीफ मिनिस्टर है उस्मान बुज़दार। तो अच्छा जी देखिए, हर सूबे की एक असेंबली होती है, हर सूबे की एक असेंबली कह दें उसको, हुकूमत कह लें उसको, और वो जो असेंबली बनती है, जिस तरह सूबा पंजाब की असेंबली है, और इसके अंदर इलेक्शन हुए, और इलेक्शंस के बाद लोग विन किए, और इलेक्शन में विन करने के बाद वो लोग गए सूबाई असेंबली में, वहां पर जिसकी मेजोरिटी हुई वहां पर उसकी हुकूमत बन गई। यही सिचुएशन उस वक्त गोरो ने भी राइज किया हुआ था प्रोविंसेस के अंदर। प्रोविंस जिनको मैंने सर्कल के अंदर रखने की कोशिश की है, दीज आर द प्रोविंसेस, प्रोविंस। तो हर सूबे की एक असेंबली होती थी, एक हुकूमत होती थी, उस असेंबली के मेंबर्स के लिए चुनाव भी होता था। उस असेंबली के मेंबर्स के लिए क्या होता था? चुनाव होता था, इलेक्शन होते थे, वोटिंग होती थी। लेकिन चूंकि उस वक्त पॉलिटिकल पार्टीज नहीं थी, सियासत बहुत कम थी, जो लोकल लोग थे यहाँ पर वो इतने पॉलिटिकली अवेयर नहीं थे उस वक्त, इसलिए उनको नहीं था पता होता इलेक्शन क्या होते हैं, किस तरह से असेंबली में जाना है, किस तरह से वोटिंग वगैरह। तो जो असेंबलियों में मेंबर्स चुने जाते थे वो अंग्रेज अपनी मर्जी के जो रिनाउंड लोग होते थे ना, जिनको अंग्रेजों ने अपने साथ मिलाना होता था, उनको थोड़ा सा, वो कहते हैं ना कि उनको थोड़ा सा पेम्पर करना होता था, उनको कहते थे आप जी आए, अपने अपने सूबे की असेंबली के मेंबर बने और वहां पर बैठे। हालांकि उन मेंबर्स का कोई काम नहीं था होता असेंबलियों के अंदर, ना उनकी कोई बात सुनी जाती थी, ना उनसे कुछ डिस्कस किया जाता था, ना उनको कुछ चीज का राइट होता था। लेकिन बहरहाल फिर भी जो इलेक्शंस होते थे, और इलेक्शंस के अंदर जो अंग्रेज थे वो अपनी मर्जी के लोगों को चूज करते थे। तो जो लास्ट पॉइंट है वो मैंने आपको बताया कि देयर मस्ट बी अ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट। ये पॉइंट है क्या? ये पॉइंट सुने। फॉर एग्जाम्पल आपकी क्लास के अंदर, ये आपकी क्लास है जिसकी कंसंट्रेशन में आपको कह देता हूं कि इसकी कंसंट्रेशन ये है कि इसमें
आपकी एक क्लास है, आपकी क्लास के अंदर 80 बॉयज हैं, मैंने लिख दिया 80 बॉयज फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर, और 20 गर्ल्स हैं। ये आपको नजर आ रहा है। अब फॉर इंस्टेंस मैं आपको कहता हूँ कि यार आप लोग अपनी क्लास के अंदर ना एक अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज कर लें, एक रिप्रेजेंटेटिव चूज कर लें, ठीक है। इलेक्शन होते हैं और मेरे पास दो कैंडिडेट्स आते हैं, एक आ जाता है जी गर्ल कैंडिडेट और एक आ जाता है जी बॉय कैंडिडेट। ये दो कैंडिडेट आते हैं जी क्लास के रिप्रेजेंटेशन के लिए। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मोस्ट लाइकली which one of the girl and the boy will become the class representative? किसको वोट ज्यादा पड़ेंगे? सर जो ज्यादा फेमस होगा या फॉर इंस्टेंस बॉयज में से, क्या आपको नहीं लगता कि बॉय को, बॉयज चूंकि 80 हैं उनकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो बॉय को वो विन करवा देंगे? क्या कहते हैं आप? सर दोबारा रिपीट कर दें। मैं ये कह रहा हूँ कि चूंकि बॉयज की कंसंट्रेशन ज्यादा है क्लास में, तो मोस्ट लाइकली इज इट पॉसिबल कि जो बॉय है वही विन करे, क्योंकि बॉयज की कंसंट्रेशन ज्यादा है? सर पॉसिबल है। पॉसिबल है। अच्छा, यही जो इलेक्शन अगर हम सब कॉन्टिनेंट पर मैप करें, यही चीज को मैप करने की कोशिश करें सब कॉन्टिनेंट के ऊपर, और सब कॉन्टिनेंट में अब 80% जो है वो है हिंदूज, 80% है हिंदूज और 20% है नहीं मुस्लिम्स। तो अगर कभी इलेक्शन हो तो विच कैंडिडेट हैज द हायर चांसेस टू बी इलेक्टेड? इधर इट इज हिंदू और मुस्लिम। हिंदू सर। सॉरी, हिंदू। हिंदू। So Hindu has ultimately upper hand in just because of their population की वजह से। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि मुसलमानों की सीटें अलहदा कर दी जाएं, मुसलमानों की सीट्स अलहदा कर दी जाएं, मुस्लिम्स विल नेवर एवर बी इलेक्टेड फ्रॉम द हिंदूज, हिंदुओं में से इलेक्ट नहीं होंगे, मुस्लिम्स विल बी इलेक्टेड फ्रॉम द मुस्लिम्स, मुसलमान मुसलमानों में से चुने जाएंगे। तो that procedure is called as the separate electorate. That procedure is called as the, सेपरेट इलेक्टोरेट। यानी मुसलमानों को कभी भी आप हिंदुओं में से इलेक्शंस के प्रोसीजर में से चूज नहीं कर सकते। मुस्लिम विल नेवर एवर बी चूजन फ्रॉम द हिंदूज, हिंदुओं से कभी भी वो चूज नहीं किए जा सकते। मुस्लिम्स विल बी चूजन फ्रॉम द मुस्लिम्स। सो दिस थिंग इज कॉल्ड एज द सेपरेट इलेक्टोरेट। हमारी सीटें अलहदा कर दीजिए, जस्ट लाइक एज वी कैन से कि पाकिस्तान की असेंबली है, उसकी 342 सीटें हैं, 342 सीट्स। Among those 342 seats, there are 20 seats that are reserved for the Christians, that are reserved for the, क्रिश्चियंस। because if there are open election, अगर open election होते हैं तो no Christian will be chosen from the Hindus, from the Muslims. पाकिस्तान में कोई भी क्रिश्चियन मुसलमानों में से चूज नहीं हो पाएगा। सो दैट्स वाई हुकूमत ने किया क्या है, क्रिश्चियंस की नॉमिनेशन के लिए कि उनकी सीटें अलहदा कर दी। सही। ठीक है। सो दैट रूल वाज आल्सो डिमांडेड, ये रूल भी डिमांड किया गया शिमला डेपुटेशन के अंदर अंडर द लीडरशिप ऑफ सर आगा खान, व्हेन 30 to 35 पीपल मेट वाइसरॉय लॉर्ड मिंटो in 1906 in Simla, and they asked for the separate electorate for the Muslims, कि Muslims will be chosen from the Muslims, not from the Hindus, because highly likely is that if Muslims are going to contest the Hindus, Hindus will outrun the Muslims. No Muslims could be chosen from the Hindus. So that's why Muslims asked for the separate electorate, that there must be separate seats for the Muslims. Seats will be separated.
मुसलमानों की सीट्स सेपरेट कर देनी चाहिए, मुसलमानों को कभी भी नहीं चूज किया जाना चाहिए अमंग द हिंदूज। गेटिंग माय पॉइंट? जी सर। क्लियर हो गया? जी ठीक है, ये पॉइंट लेटर इट वाज सो हाई पॉइंट, इट वाज सो एलिवेटेड, ये इतना अहम, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये वाला कि लेटर ऑन इट बिकेम द बेस, ये बुनियाद बना क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान की। वो हम आने वाले दिनों में देखेंगे अपने लेक्चर्स के अंदर कि हाउ सेपरेट इलेक्टोरेट वाज सो इंपॉर्टेंट इन 1906। 1906 में कितना, दरवाजा बंद कर, क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा ये वाला पॉइंट? तो सिमला डेपुटेशन के अंदर ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो ये सिमला डेपुटेशन आप लोगों को समझ आ गया। इस वाले से कोई क्वेश्चन? अब ये सिमला डेपुटेशन हुआ है इन द रिजल्ट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल के जो रिजल्ट्स निकल रहे हैं, जो नतायज आ रहे हैं, उसके नतीजे में मुसलमान क्या हो रहे हैं? पॉलिटिकली यूनाइट हो रहे हैं, पॉलिटिकली मुत्तहिद हो रहे हैं। ना पार्टीशन ऑफ बंगाल होता, ना मुसलमानों के खिलाफ एजिटेशन करती कांग्रेस, तो हो सकता है मुसलमान पॉलिटिकली अवेयर भी लेट होते, बाद में होते। लेकिन ये पार्टीशन ऑफ बंगाल की एक ब्लेसिंग इन अ डिसगाइज है। पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई, हिंदुओं को मिर्चें लगी, उन्होंने एजिटेशन की, वहां से मुस्लिम्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट दे स्टार्टेड थिंकिंग ऑफ यूनाइटिंग ऑन पॉलिटिकल फ्रंट। बात समझ आ रही है? जी सर। ठीक है, कि पार्टीशन ऑफ बंगाल के जो रिजल्ट्स थे, जो कॉन्सिक्वेंसेस थे, जो रिजल्ट्स आ रहे थे, उन्होंने ही मुसलमानों को मजबूर किया कि यार ये बेहतर यही था कि ऑल इंडिया कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार करते, लेकिन अब अगर ऑल इंडिया कांग्रेस में हम लोग नहीं शामिल हुए और ये हिंदुओं की नुमाइंदा जमात बन गई है, तो अब हमारी अलहदा से एक जमात होनी चाहिए। अब हमारी अलहदा से एक जमात होनी चाहिए। और उस जमात के बनने से पहले 30 मुसलमान आगा खान की क़यादत में लॉर्ड मिंटो को मिले, अपनी सिफारिशा, अपनी डिमांड्स उनके सामने रखी, अपनी रिक्वेस्ट उनके सामने रखी। एंड लॉर्ड मिंटो वाज वेरी वेरी हम्बल एंड वेरी प्रो मुस्लिम वॉइस रॉय। प्रो मुस्लिम का मतलब है कि वो कुछ अच्छा, मतलब दर्द दिल रखने वाला वॉइस रॉय था। एंड ही गेव फुल कॉन्फिडेंस टू द डेपुटेशन कि दोज डिमांड्स विल बी एक्सेप्टेड, ये डिमांड्स एक्सेप्ट की जाएंगी, एंड दीज डिमांड्स विल बिकम पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ और कानून ऑफ दैट सब कॉन्टिनेंट एट दैट टाइम। तो सब सिमला डेपुटेशन 1906 is the first successful political story in the history of Pakistan for the Muslims। ये जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, सिमला डेपुटेशन was the first political success, पहली सियासी कामयाबी जो मुसलमानों को मिली सब कॉन्टिनेंट में। वो कौन सी मिली? शिमला डेपुटेशन सर। शिमला डेपुटेशन। यहां से मुसलमानों को पता चला कि यार सियासत कोई फरिश्तों का काम नहीं है, सियासत की जा सकती है, सियासत करनी चाहिए, अपनी राइट्स के लिए निकलना चाहिए, गवर्नमेंट को मिलना चाहिए। और गवर्नमेंट भी कोई इतनी बड़ी, मतलब मुसलमानों की बदमाश नहीं है, मुसलमानों के खिलाफ नहीं है कि वो जाती आपका सर उतार देगी। वो बात सुनेगी, मुसलमानों की बैठाएगी, चाय भी पिलाएगी, बिस्किट भी देगी और बात भी सुनेगी। ठीक है, तो यहां से मुसलमानों को पॉलिटिकल अवेयरनेस आनी शुरू हुई, यहां से सिमला डेपुटेशन से। सो दैट्स व्हाई आई यूज्ड टू कॉल इट दैट कि सिमला डेपुटेशन इज द फर्स्ट पॉलिटिकल सक्सेस, ये पहली सियासी कामयाबी थी। ठीक है, क्योंकि देखो जंग करके तो आप अंग्रेजों को भगा नहीं सके। जंग आपने की 1857 की, ठीक है, मैं बड़ी सिंपल लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ कि 1857 की जंग की नतीजा क्या निकला? मुसलमानों को मार पड़ी। ऐसी है जी सर। जब जंग करके आप अपने राइट नहीं ले सके, उल्टा आपको नुकसान हो रहा है, तो यार फिर सियासत कर लो, फिर भैया सियासत कर लो, फिर कांग्रेस की तरह का कुछ कर लो। और
कांग्रेस को भी टक्कर दो, कांग्रेस तो आपको हिलने नहीं दे रही, पार्टीशन ऑफ बंगाल इसने तो खत्म करवा के छोड़नी है। तो मुसलमान जब तक अब सियासी तौर पर मुत्तहिद नहीं ना होंगे तब तक भाई मुसलमानों का कोई मुस्तकबिल नहीं है सब कॉन्टिनेंट में। तो इस सियासी इत्तेहाद के अंदर जो पहला कदम उठाया गया, जो पहला स्टेप उठाया गया, वो सिमला डेपुटेशन की शक्ल में उठाया गया। डिमांड्स गई, एक्सेप्ट हुई, कब एक्सेप्ट हुई ये हम आगे देखेंगे। बहरहाल सिमला डेपुटेशन इज द फर्स्ट पॉलिटिकल सक्सेस फॉर द मुस्लिम्स, पहली सियासी कामयाबी फॉर द मुस्लिम्स। ठीक है, चलें जी आगे। 1 नंबर के लिए छोटा सा बिल्कुल, ये 2 नंबर के लिए बहरहाल आपके लिए। फिर कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में इस हवाले से मुझे बताइए। इसको मैं रिमूव कर दूं? सिमिलर डेपुटेशन 1906। नेक्स्ट टॉपिक भी 1 नंबर के लिए आएगा। क्या लिखा जी? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। क्या मतलब होता है इसका? एस्टेब्लिशमेंट सर मतलब के बनाना ऑल एक इंडिया अलग मुस्लिम लीग अलग का पार्टी। क्या सर, जब वो मतलब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनी थी? हाँ जी जी। अक्सा अमानत has raised her hand. Let first अस्सलाम वालेकुम सर। इस्लाम। सर वो मैंने पूछना था कि मैंने यूनिवर्सिटी जाना है तो फिर मैं चले जाऊं क्लास एंड करके? जी आपने यूनिवर्सिटी क्यों जाना है? वो सिस्टर का इंटरव्यू है तो उसके साथ जाना किस यूनिवर्सिटी जा रहे हैं आप? है। यूएमटी। अच्छा चलें। अक्सा नताशा आप इनकी बात सुन लें और ये आप ठीक है अक्सा चले जाएं। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है ओके। ओके। अच्छा जी, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1906। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग तमाम इंडिया के मुसलमानों की जमात जिसका नाम रखा गया जी मुस्लिम लीग। क्या नाम रखा गया जी? मुस्लिम लीग। अच्छा, सब कॉन्टिनेंट का उस वक्त एक नाम सब कॉन्टिनेंट, दूसरा नाम हिंदुस्तान और तीसरा नाम इंडिया, ये 3 नाम थे उसके। ठीक है, तो उस वक्त जो सब कॉन्टिनेंट को 3 नामों से जाना जाता था, एक हिंदुस्तान, एक इंडिया और तीसरा सब कॉन्टिनेंट। तो बहरहाल ज्यादा नाम इसका जो पॉलिटिकली यूज होता है वो इंडिया यूज होता है। तो जिस तरह ऑल इंडिया कांग्रेस है तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ठीक है, तो मुसलमानों की जो पहली सियासी जमात बनी उसका क्या नाम रखा गया जी? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। एंड it was established in Dhaka and खान। जी क्या लिखा है? सर आगा खान become its first president। हाँ, किस शहर में बनी है?
ढाका में। ढाका भी हमने नाम देखा है, कहाँ देखा है? सर हमने उसमें देखा था बंगाल में, उसकी डिवीजन में जी, जब का वो था हुई तो उसमें जो मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस बना, मुस्लिम मेजोरिटी। जो मुस्लिम मेजोरिटी प्रिंस बना, जो ईस्टर्न बंगाल बना, उसका जो कैपिटल था वो क्या था? ढाका। ढाका सर। था ढाका। अब ढाका की अहमियत देखना शुरू करें। अब आप क्या देखना शुरू करें? ढाका की अहमियत। ढाका वो सिटी है जो पहला मुसलमानों के सूबे का कैपिटल बना। मुसलमानों के सूबे का जो पहले मुसलमानों का सूबा, द फर्स्ट मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस, उसका जो कैपिटल बना वो क्या बना दी? वो कौन सा प्रोविंस बना? ढाका सर, ढाका। ढाका। ढाका से ही मुसलमानों ने शिमला डेपुटेशन की प्लानिंग स्टार्ट की। ढाका के अंदर ही मुसलमानों की वो वाली जमात बनी जिसने पाकिस्तान बनाया। ऐसे ही है। जी तो सर। पाकिस्तान की जो तारीख है वो बहुत हद तक मिलती है किस सिटी के साथ? ढाका। ढाका। किसकी तारीख? पाकिस्तान की। ढाका की। पाकिस्तान। पाकिस्तान की। पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान की तारीख बहुत ज्यादा मिलती है, कनेक्ट करती है ढाका से। यानी पार्टीशन ऑफ बंगाल, मुसलमानों का सूबा, मुसलमानों के सूबे का कैपिटल ढाका, शिमला डेपुटेशन का मरकज ढाका, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का मरकज ढाका। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वो पार्टी थी जिसने पाकिस्तान बनाया। तो इसका मतलब है सारी चीजें आर हेडिंग टुवर्ड्स विच सिटी? ढाका। पाकिस्तान की तारीख में ढाका का बहुत ज्यादा रोल है। ऐसे ही है। जी सर। लेकिन ढाका अभी किस मुल्क का शहर है? बांग्लादेश। तो ये चीज शर्मिंदगी का बायस है मुसलमानों के लिए कि जिस शहर ने मुसलमानों को इतनी बुनियादें फराहम की, आज वो शहर ही पाकिस्तान का शहर नहीं है। बिल्कुल सर। जिस शहर ने बर्रे सगीर के मुसलमानों को आजादी की बुनियादें दी, वो शहर आज पाकिस्तान का शहर नहीं है, किसी और मुल्क का शहर है। जी। ये आप जवाब है आपकी उस पहली बात का जो आप कह रहे थे कि बंगाली जो उनसे है ना वो कम पैसों पर काम करने को तैयार हो जाते हैं, ये इसी तरह ही करते हैं। भाई बंगाल ने पाकिस्तान के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं, बहुत कुर्बानियां बंगालियों ने। हम लोग अपनी तारीख में पढ़ेंगे आगे कि किस तरह से बंगालियों ने खून दिया पाकिस्तान बनाने में। और हम नेचुरली बंगालियों को एक्सेप्ट नहीं करते। हम नेचुरली इधर वी आर इन 1947, हम 1947 में हो, इधर वी आर इन 1971, इधर वी आर इन 2020। We never ever used to accept the Bengalis with their full volume. हम बंगालीज को एक्सेप्ट नहीं करते। एंड दिस इज आयरनी। ये आयरनी है, ये सबसे बड़ी एक अजीब बात है कि जो शहर पाकिस्तान की बुनियाद में हर जगह शामिल है, मुस्लिम लीग जहां से बन रही है, शिमला डेपुटेशन जहां पर सेपरेट इलेक्टेड, और ये सब चीजें बुनियाद है पाकिस्तान की, इनमें से कोई एक चीज निकाल देना तो पाकिस्तान नहीं था बनता। तो वो शहर आज पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं है।
उसको आपने लैदा कर दिया, पाकिस्तान से हटाई दिया। सही। फिर क्या वजह बनी थी? बच्चे आप बताइए ना, आप रहे हैं, आपने बहुत क्लोजली देखा है बंगालियों को। बताइए। नो आइडिया सर। मैं आपको बताता हूँ, जब पार्टीशन ऑफ बंगाल नहीं हुआ था, जब बंगाल की पार्टीशन नहीं हुई थी, बंगाल मुत्तहिद था, तो जो मुस्लिम मेजोरिटी एरिया था उसके ऊपर किसकी इजारादारी थी? सर जो ईस्ट बंगाल था। ईस्ट बंगाल मुस्लिम मेजोरिटी था ना, तो ईस्ट बंगाल के ऊपर किसकी इजारादारी थी? मुस्लिम्स की। ओहो, मुस्लिम मेजोरिटी पर इजारादारी थी हिंदू मेजोरिटी की। जी। ठीक है, जो ईस्टर्न बंगाल था उसके ऊपर सुपीरियोरिटी, एक इजारादारी, एक हेजमनी थी वेस्टर्न बंगाल की, ईस्ट के ऊपर वेस्ट की थी, यानी मुसलमानों पर थी। जी लेकिन जब जी 1947 के अंदर हिंदू बीच में से निकल गए, 1947 में जब हिंदू निकले और ईस्टर्न बंगाल बिकेम द पार्ट ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि मुसलमान थे ना, मुस्लिम मेजोरिटी था वो एरिया, तो वो पाकिस्तान में शामिल हुआ ना, मुस्लिम मेजोरिटी एरिया। जी सर। वही ईस्टर्न बंगाल के ऊपर जो हेजमनी कायम होगी, पहले थी हिंदुओं की, लेकिन 47 में जब वो पाकिस्तान का पार्ट बना तो किसकी बनना शुरू हो गई? पंजाबियों की। जी वो ईस्टर्न बंगाल के ऊपर हेजमनी जो पहले वेस्टर्न बंगाल की थी, वही ईस्टर्न पाकिस्तान के ऊपर हेजमनी कायम हो गई, किसकी? वेस्टर्न पाकिस्तान की। तो बंगाली बेचारे पहले हिंदुओं के तसल्लुत में रहे, गरीब थे, कमजोर थे, कारोबार कोई नहीं थे होते, जिस तरह आप बता रहे हैं कि कम पैसों पर काम करना शुरू कर देते थे। तो पहले वो हिंदुओं के अंडर थे, हिंदुओं से मार खाते थे, और जब पाकिस्तान बना और वो पाकिस्तान में शामिल हुए, मशरकी पाकिस्तान उनको उनका नाम दिया गया, ईस्टर्न पाकिस्तान उनको नाम दिया गया, तो वो वेस्टर्न पाकिस्तान से मार खाना शुरू हो गए। सही। हालांकि कुर्बानियां जितनी बंगालियों ने दी हैं पाकिस्तान बनने में, किसी और कौम ने नहीं दी, ना पंजाबी ने, ना सिंधी ने, ना पठान ने, ना पख्तून ने, ना पश्तून ने। जो मैस लेवल के ऊपर, बहुत लेवल के ऊपर जो कत्लेआम हुआ है ना, जो खून बहाया, हम कहते हैं ना कि हमने बड़ी खून बहाकर हमने ये पाकिस्तान लिया, उस खून बहाने की जो इब्तिदा हुई है ना, वो बंगालियों से हुई है। सही। खैर एनीवे, मुस्लिम लीग बन गई है हमारी 1906 के अंदर। अब हमारी सियासी जंग शुरू है, ये पॉलिटिकल पार्टी बन गई है ना, तो अब मुसलमानों के राइट्स को सिक्योर करेगी मुसलमानों की नुमाइंदा जमात। हिंदुओं की नुमाइंदा जमात कौन सी है? कांग्रेस सर, ऑल इंडिया कांग्रेस। तो मुसलमानों की नुमाइंदा जमात ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। अब दो बड़ी कौमें आमने सामने है, दो बड़ी सियासी जमातें लेके। अब आपको सियासी जंग नजर आएगी टाइमलाइन में भी, हमारे कोर्स में भी।
इस वाले से कोई क्वेश्चन? जी भाई, कोई क्वेश्चन है? हाथ खड़ा कीजिए, किसी भी तरह का आपके ज़हन में आ रहा हो, आपको शेयर करना चाह रहे हो। जी बच्चे, कोई क्वेश्चन नहीं है? एवरीथिंग इज ऑलराइट? सब समझ आ गया? बोलिए। जी जी सर। अच्छा जी, चलें नेक्स्ट 1 नंबर के लिए देखते हैं। समझ आ गया तो ठीक है, फिर तो बात ही खत्म हो गई है। फिर तो बच्चे बात ही खत्म हो जाती है जब समझ ही आ गई सब बातें। तो चलें जी, आगे चलते हैं। अच्छा जी नताशा, बच्चे आपने मुझे सेंड कर दी हुई अटेंडेंस? जी सर, आपको 8:20 कर दी थी और अभी भी आपको एक कर दी है 9:37 पे। चलिए 1 नंबर के लिए आएगा, सिर्फ नाम पूछूंगा। कॉन्सेप्ट में आपको बता देता हूँ, कोई लंबा चौड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, ये तो मैंने आपको टॉपिक लिखा है। जी मरियम मुश्ताक, आई थिंक शी हैज सम क्वेश्चन। जी मरियम बच्चे। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ सर मेरी आवाज़ आ रही है?